हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए जेके सेट का 2017 और 18 का पेपर लेकर आया हूं। तो ये जनरल पेपर यानी पेपर फर्स्ट जो होता है उसका जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था जम्मू कश्मीर में जो सेट के लिए लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 17 और 18 के लिए हुआ था। उसी का पेपर मैंने आपके लिए आज लाया है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए हैं। वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। वहाँ पर आपको नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा। उसी में आपको वो सारे पेपर्स मिल जाएंगे और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप थ्योरी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट, एलएस सेट, एंटी नेट के नाम का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको थ्योरी के हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। लेकिन ये अब चेंज हुआ है इसका पैटर्न। इस टाइम जो पेपर आने वाला है उसमें आपको सिर्फ 50 ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 100 बराबर होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स हुआ करता था, लेकिन इस टाइम जो 17-18 का एग्ज़ाम था उसमें 60 क्वेश्चन में से टोटल 50 ही करने होते थे, उसमें चॉइस थी। लेकिन इस बार वो चॉइस नहीं है, 50 क्वेश्चन ही होंगे और 50 ही आपको सारे के सारे करने होंगे और हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इस साइड में हिंदी है और यहाँ पर इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पर्सनल कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक नहीं होता है। वो कौन सा है? आंसर डी पार्ट है इसका, मोडेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर है, द हेड क्वार्टर ऑफ नेक इज़ लोकेटेड एट। कहाँ पर नेक का हेड क्वार्टर लोकेटेड है? आंसर इसका सी पार्ट है, बेंगलोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर जो ये फिगर है इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। दोस्तों इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जब भी हमारे पास कोई फिगर होती है, मान लो कि ऐसा स्क्वायर अगर हमारे पास है और इसके जो डायगोनल्स ज्वाइन किए गए हैं, हमें ये देखना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। आपको सिंपली ये काउंट करना है कि इसमें कितने ये फिगर्स बने हैं। जैसे कि इसमें 1 2 3 4, इसमें ये 4 फिगर्स बने हैं, लेकिन ट्रायंगल्स कितने हैं ये आपको देखना है। तो जो भी इसमें नंबर्स आते हैं इनको आप डबल करेंगे, यानी इसमें ये 4 बनते हैं तो 4 × 2 कितना होता है? 8। तो इसमें 8 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अगर इसी फिगर को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, मान लो कि इस तरह का स्क्वायर है, इसमें से ये डायगोनल्स ज्वाइन किए गए हैं और बीच में एक और। अब आपको देखना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। रूल सिंपल है, आपको ये फिगर्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 फिगर्स बनते हैं, 6 ट्रायंगल्स नहीं बल्कि 6 फिगर्स इसमें बन जाते हैं। तो आपको देखना है कि टोटल में कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो आपको इसको भी डबल करना है, 6 × 2 वो बन जाएगा 12, यानी इसमें 12 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ये एक चीज़। अब अगर आपके पास ट्रायंगल है, मान लो कि ऐसा आपके पास ट्रायंगल है और इसको बीच में एक आल्टीट्यूड डाल दिया गया है या मीडियन डाल दिया गया है। अब आपको अगर देखना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं तो आप इसमें भी फिगर्स देखेंगे, एक और ये दूसरी फिगर। तो यहाँ पर आपको इनको डबल नहीं करना है, यहाँ पर आपको इनको ऐड करना है, यानी 1 और 2 कितना हो जाता है? 3 फिगर्स बन जाएंगे। अब अगर इसमें भी थोड़ी सी चेंज करेंगे हम, अब अगर ऐसी फिगर आती है, मान लो कि इस तरह की ये फिगर बन जाती है। अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे? ये देखो 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में बन गई, लेकिन कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे इनको आप ऐड कीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 6 10, यानी इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे? 10 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इस तरह से भी जो भी फिगर आपके पास आएगी वो आप इस तरह से सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास मान लो कि इस तरह का जो स्क्वायर है और इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये हमने सीख लिया है कि अगर हमको देखना होगा कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, हम देखेंगे कि 1 2 3 4
4 को डबल करेंगे तो वो हो जाता है 8, इसमें 8 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। लेकिन अब अगर इसको हमने एक स्क्वायर जोड़ दिया है, अब हमको देखना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे इन टोटल, जो ये दो फिगर्स हैं तो कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप वही सिंपल रूल यूज़ करेंगे कि ये जो एक फिगर यहाँ पर है इसमें कितने फिगर बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 होता है 8, इसमें 8 बन जाएगी। और यहाँ पर जो ये है 1 2 3 4, इसमें भी 8 बन जाएंगे। लेकिन अगर ये फिगर्स अलग अलग होती तो इसमें भी 8 ट्रायंगल्स बन जाते और इसमें भी 8 ट्रायंगल्स बन जाते। लेकिन जब हम दो फिगर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज होता है, वहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल और ऐड करने होते हैं। यानी जब भी दो फिगर्स को हम जोड़ देंगे उसमें जो पहले ट्रायंगल्स बन जाते हैं एक तो वो होता है, और दूसरा आपको 2 ट्रायंगल्स और ऐड करने होते हैं। यहाँ पर जो ये 2 पॉइंट्स ऐड होते हैं इसमें ये 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। वो 2 ट्रायंगल्स किस तरह से बन जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली ये ट्रायंगल होता है। यानी यहाँ से, यानी इसका आधा और इसका आधा, ये भी एक ट्रायंगल बन जाता है, और एक नीचे वाला इस तरह का ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन अब आपको इस फिगर में बनाना नहीं है, आपको काउंट करना है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये काउंट करना है। तो आप ये याद रखिए कि अगर हम दो फिगर को जोड़ देंगे आपस में तो जितने भी ट्रायंगल्स पहले बनते थे अब हमें उसमें 2 ऐड करने हैं। तो यहाँ पर पहले 8 थे और इसमें भी पहले 8 थे, 8 + 8 होता है 16, लेकिन 2 ऐड करना है तो वो बन जाता है 18। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे सीधा उस क्वेश्चन पर जो कि हमें यहाँ पर सॉल्व कर देना है। रूल तो हमने सीख लिया है, अब आप इसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये स्क्वायर बन जाता है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ से ये ट्रायंगल, और यहाँ से भी ये ट्रायंगल। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें 3 फिगर्स को जोड़ दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि अलग अलग फिगर्स में कितने ट्रायंगल्स बन जाते। अगर हम ये वाला पोर्शन लेते हैं तो ये इस तरह का ट्रायंगल है, यानी 1 और 2, यानी टोटल इसमें 3 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन भी, इसमें भी कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। और ये जो बीच वाला है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। यानी अगर हम अलग अलग इन फिगर्स को देखेंगे तो इसमें 12 + 3 + 3 यानी 12 + 6 यानी 18 ट्रायंगल्स इसमें बन जाएगा टोटल, अगर ये अलग अलग फिगर्स हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिगर्स को जोड़ दिया गया है। कितने फिगर्स को जोड़ दिया गया है, 3 फिगर्स को जोड़ दिया गया है। एक ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये है। तो जब 2 फिगर्स को जोड़ दिया जाता है तो 2 ट्रायंगल ऐड हो जाते हैं। तो इसमें आपको देखना है अब टोटल कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो जो ये फिगर यहाँ से है इसमें आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 होता है 12, यानी 12 ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे। 12 के बाद यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है इसमें 1 और 2, 1 + 2 होता है 3, यानी 12 + 3 होता है 15। लेकिन 15 को 2 ऐड करने हैं क्योंकि हमने 2 फिगर्स को जोड़ दिया है, जो यहाँ पर ये 2 वर्टेक्स बन जाते हैं। तो जब 15 को 2 ऐड करेंगे तो बन जाता है 17। उसके बाद जो यहाँ पर एक और फिगर है इस तरह से, पहले इसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2, 1 + 2 होता है 3, 17 को 3 ऐड करेंगे तो हो जाता है 20। लेकिन अब यहाँ पर भी हमने 2 को जोड़ दिया है तो 2 वर्टेक्स जुड़ गए हैं, तो 2 और ऐड हो जाएगा। तो 20 को जब 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 22। तो आंसर डी पर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन विच कंट्री साइंटिस्ट्स क्रिएटेड मिनी बिग बैंग इन द लेबोरेटरी। इसका आंसर डी पर है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर रिमेन्स साउंड एज लॉन्ग एज ही कीप्स। कब एक टीचर का मेंटल हेल्थ साउंड रहता है। तो इसका आंसर डी पर है, गेटिंग कमेंडेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, स्टूडेंट्स उसके बारे में अच्छे कहेंगे तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहता है। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग बुक्स विच बुक वुड यू लाइक टू रीड। कौन से बुक आप पढ़ना चाहोगे। तो इसका आंसर बी पार्ट है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। कोई सोचेगा कि हम यही बुक क्यों पढ़ेंगे, हम दूसरी कोई और, यानी ये अपने अपनी चॉइस होती है, कोई और बुक पढ़ेगा। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, यानी जो टीचर्स होते हैं और जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट बुक वही है कि मेथड ऑफ टीच, जो टीचिंग से रिलेटेड बुक होगी वही सबसे पहले
प्रेफरेंस होनी चाहिए एक टीचर की इन नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पर जो भी बुक्स हैं उनमें सिर्फ एक ही बुक ऐसी है जो टीचिंग से रिलेटेड है और जिससे टीचिंग इफेक्टिव बन जाएगी, तो वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहली जो चॉइस होगी टीचर की वो यही बुक होगी इनमें से। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। यहाँ पर जो ये प्रपोजिशन है सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, इसका जो कॉन्ट्राडिक्ट है वो कौन सा स्टेटमेंट आएगा? आंसर बी पर है इसका ऑल मैन आर ऑनेस्ट। ऑल मैन आर ऑनेस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्ट होता है सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। अगर आपको डिटेलड ये पढ़ना है ये टॉपिक तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट एलएसएट एंड नेट के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा और इस टॉपिक पर भी आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर that highlights are of the screen which requires operator attention? आंसर डी पर है इसका कर्सर। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। A computer program that translates one program instructions at a time into machine language is called a part interpreter। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर जो भी ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर बी पार्ट है। यहाँ पर कहता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स और डिकोटोमस, तो ये इसका गलत है। बाकी जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स है वो सही है, उनको भी हम एक बार रीड करेंगे। पहला कहता है डिकोटोमस वेरिएबल्स और डिसकंटिन्यूस, ये सही है। यानी डिकोटोमस वेरिएबल जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, लेकिन हर कोई डिसकंटिन्यूस वेरिएबल डिकोटोमस नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पहला सही हो जाएगा, यानी जो कहता है कि डिकोटोमस वेरिएबल्स और डिसकंटिन्यूस, इसको आप ध्यान में रखिए। एक पॉइंट तो ये है। और जो दूसरा पॉइंट कहता है यानी सी पार्ट, डिसकंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन बी डिकोटोमाइज्ड, यानी जो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं उनको हम डिकोटोमाइज्ड कर सकते हैं, यानी हर एक डिसकंटिन्यूस डिकोटोमाइज्ड नहीं हो सकता है, हम कुछ वेरिएबल्स को डिकोटोमाइज्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो डी पार्ट कहता है कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन बी डिकोटोमाइज्ड, यानी कुछ कंटिन्यूस वेरिएबल को भी हम डिकोटोमस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं, इनको आप एक बार फिर से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। तो उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। साइंटिस्ट हु क्लेम टू रिक्रिएट मॉलिक्यूल्स दैट कैन गिव बर्थ टू लाइफ। तो इसका आंसर ए पार्ट है, पॉल क्लर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट सी पार्ट इनफॉलेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। टीचिंग शुड बी इन मदर टंग बिकॉज, क्यों मदर टंग में टीचिंग होनी चाहिए? ए पर इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इजीली, मदर टंग ही स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाते हैं। 14 क्वेश्चन। वन टीचर हैज़ अ फीलिंग ऑफ जेलसी टुवर्ड्स यू, यानी अगर किसी टीचर को आपके ओर जेलसी फीलिंग्स है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इसका आंसर यहाँ पर डी पार्ट सबसे बेस्ट है। यू विल ट्राई टू मेक हिम फ्रेंड, यानी आप उसको फ्रेंड बनाएंगे तभी तो वो जेलसी ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस भी देख लेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहला ऑप्शन कहता है यू विल आल्सो हैव द सेम फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम, अगर आप भी यहाँ से जेलसी फील करेंगे तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक होने के चांसेस नहीं है इस पर। अगर हम दूसरा देखेंगे यू विल नॉट बॉदर अबाउट दैट, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करते रहेंगे, तो इससे भी प्रॉब्लम ही हो जाएगी, सोल्यूशन नहीं आएगा। तो टीचर का काम हमेशा यही होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो उसका वो सोल्यूशन देखने की कोशिश करेगा। तो सोल्यूशन ये नहीं है आप खामोश रहेंगे, ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो थर्ड कहता है यू विल प्लान कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट हिम, आप उसके खिलाफ साजिशिंग करेंगे, तो उसके खिलाफ अगर आप साजिशिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा आपके खिलाफ जेलसी हो जाएगा, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, टीचर का काम यही है कि वो सोल्यूशन निकाले। तो सोल्यूशन इसी से है कि आप उसको फ्रेंड बनाएंगे, उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे तब वो जेलसी नहीं हो जाएगा आपसे। तो यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है यहाँ पर। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स
फैसिंग नॉर्थ, यानी 14 गर्ल्स जो हैं वो एक रो में बैठी हुई हैं, लेकिन उनका फेस किस तरफ से है, नॉर्थ की तरफ से है। वहाँ पर एक लड़की जाहिदा है, इज़ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, 12th पोजिशन है जाहिदा की फ्रॉम द लेफ्ट एंड। और जो दूसरी लड़की है जुबैदा, उसकी पोजिशन क्या है, 18th, लेकिन फ्रॉम द राइट एंड। हाउ मनी गर्ल्स आर बिटवीन जाहिदा एंड जुबैदा इन द रो। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि आप बता दीजिए उन दो के बीच में कितनी गर्ल्स हैं, उन दो के बिटवीन में हमें यहाँ पर देखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हमको दो पर्सन के बीच में बताना होगा कि उन दो के बीच में कितने लोग हैं, उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखने है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, उससे आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस टाइप के। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला यह है P1 माइनस P2 माइनस 1। अब ये P1 और P2 क्या है, P1 का मतलब है पर्सन 1 की रैंक और P2 का मतलब है पर्सन 2 की रैंक। अब 1 और 2 किसको हम लेंगे, यानी जिसकी रैंक बड़ी होगी उसको हम P1 लेंगे और जिसकी रैंक कम होगी उसको हम P2 लेंगे। तो दोनों पर्सन की हमें रैंक मालूम होनी चाहिए। फिर एक पर्सन की रैंक से दूसरे पर्सन की रैंक सबट्रैक्ट करना है और फिर -1 करना है, यानी एक और सबट्रैक्ट करना है। तो वो आपको आंसर आ जाएगा कि उन दो के बिटवीन में कितने लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये फार्मूला तब यूजेबल है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास दोनों पर्सन की रैंक सेम साइड होगी। यानी अगर पर्सन ए की रैंक हमें दी गई है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो पर्सन बी की रैंक भी हमारे पास होनी चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर पर्सन ए की रैंक हमारे पास फ्रॉम द राइट एंड है तो पर्सन बी की भी रैंक हमारे पास राइट एंड से ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर कुछ और इसको चेंज किया गया है। मैं हाईलाइट करूँगा, जाहिदा की रैंक क्या है, 12th है फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेकिन जो जुबैदा है उसकी रैंक 18th है फ्रॉम द राइट एंड। यानी यहाँ पर एक की रैंक हमारे पास लेफ्ट साइड से दी गई है और दूसरी की रैंक हमारे पास राइट साइड से दी गई है। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास दोनों पर्सन की रैंक सेम साइड की नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, पहले आपको किसी भी एक पर्सन की रैंक दूसरे साइड से निकालनी है। जो जुबैदा है उसकी रैंक फ्रॉम द लेफ्ट है, वो कितने हैं, 12th है। तो आपको जाहिदा की रैंक निकालनी होगी फ्रॉम द लेफ्ट। अगर आप जाहिदा की रैंक लेते हो 18, तो आपको जुबैदा की रैंक निकालनी होगी फ्रॉम द राइट। ये आप पे डिपेंड है, दोनों तरह से क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब आपके ऊपर है ये कि आप किस पर्सन की रैंक लेते हो एज इट इज़ और किसकी आप रैंक निकाल लेते हो। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि जो जुबैदा है उसकी रैंक कितनी है, 18 है फ्रॉम द राइट। अब हमको जो जाहिदा है उसकी रैंक भी निकालनी है। जाहिदा की रैंक है 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अब हमें जाहिदा की रैंक निकालनी है फ्रॉम द राइट। अब ये रैंक कैसे निकालेंगे हम किसी और पर्सन की, इसके लिए आपको एक और फार्मूला याद रखनी है, वो आपको काम आ जाएगी। आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आपको वही फार्मूला फिर से यूज़ करने हैं, लेकिन वो फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होने वाली है। तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। टी का मतलब है कि टोटल, अगर हमें किसी भी रो में ये देखना होगा कि वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स टोटल है, हमारे पास दो रैंक्स दी गई होंगी तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं। तो ये उस टाइम भी काम आती है ये फार्मूला। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि टोटल अगर हमको निकालनी होती है वो बराबर होती है लेफ्ट रैंक क्या है और राइट रैंक क्या है, और माइनस करना है उसको 1 से। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर किसके लिए हम यूज़ करेंगे, हमको रैंक निकालनी है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास टोटल पहले से ही पता है और इन दो में से हमारे पास एक रैंक दी गई है, चाहे हमारे पास लेफ्ट रैंक है तो ईजिली हम राइट रैंक निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से ही राइट रैंक पता है और टोटल भी पता है तो लेफ्ट साइड की रैंक ईजिली हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जो जाहिदा है उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक 12th है फ्रॉम द लेफ्ट। अगर जाहिदा की रैंक लेफ्ट साइड 12th है और टोटल भी हमको पता है
क्वेश्चन में ही कहा गया है कि टोटल ये कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल ये 40 कैंडिडेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल किसके बराबर है, 40 के बराबर है। टोटल इज इक्वल टू, उसके बाद आता है लेफ्ट रैंक, जो ज़्यादा है उसकी लेफ्ट रैंक क्या है, उसकी लेफ्ट रैंक 12 है। फिर आता है प्लस, हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। उसके बाद हमको लिखना था राइट रैंक, हमको ज़्यादा की राइट साइड रैंक पता नहीं है, हम इसको आर ही लिख देंगे। और फार्मूला के हिसाब से हमको -1 करना है तो -1 कर देंगे। इसका मतलब यह है कि 40 इज इक्वल टू 12 प्लस आर -1। हमको आर का वैल्यू जब निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी हम 12 को शिफ्ट करेंगे कहाँ, किसकी तरफ, 40 की तरफ से। तो 40 में से ये 12 कम हो जाएगा, 40 - 12, और ये 1 है ये भी हम इसी की तरफ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये 1 माइनस है और यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ आर यानी राइट रैंक। तो अब आपको क्या करना है, 40 में से 12 को कम करना है और फिर वापस 1 ऐड कर देना है। जब आप 40 में से 12 को कम कर देंगे तो वो बन जाता है 28। जब उसको फिर ऐड करेंगे 1 तो वो बन जाता है 29। आपको इतना कुछ लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। उसकी रैंक कितनी आ गई, 29। अब ये रैंक ज़्यादा की फ्रॉम द राइट एंड है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले हमारे पास ज़्यादा की रैंक 12 थी फ्रॉम द लेफ्ट, अब हमारे पास आ गई उसकी रैंक 29 फ्रॉम द राइट। तो जो ज़्यादा है उसकी रैंक बन गई 29 फ्रॉम द राइट। अब ज़ुबैदा की रैंक भी हमारे पास है फ्रॉम द राइट, और जो ज़ाहिदा है उसकी भी रैंक हमारे पास है फ्रॉम द राइट। अब हमें यूज़ करनी है वो फार्मूला जो एक्चुअली फार्मूला थी, यानी P1 - P2 -1। तो हमको आंसर आ जाएगा कि उनके बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं। तो P1 हम लेंगे जो बड़ा रैंक है, तो बड़ा रैंक यहाँ पर कौन सा है, बड़ा रैंक है यहाँ पर 29। तो 29 में से हमको 18 कम कर देने हैं, तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे। तो 29 में से हमको 18 कम करना है, और फार्मूला के हिसाब से एक और भी हमको कम कर देना है। तो इसका मतलब कि 29 में से हमको 19 माइनस करना है। जब हम 29 में से 19 कम करते हैं तो आंसर क्या बन जाता है, आंसर आ जाता है 10। इसका मतलब कि उन दो के बीच में 10 लोग बैठे हुए हैं। जो जाहिदा है और जुबैदा है, उन दो के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन में से कि 10 कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट 10 है, तो बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर एक बार आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दूसरे बार भी इस वीडियो को प्ले कीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हम चलेंगे क्वेश्चन 16 पर। अरेंज द वर्ड इन ए मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड है RAKHS, इसको आपको मीनिंगफुल में अरेंज करना है। इनकी रैंकिंग यहाँ पर दी हुई है। R को 1 लिखा गया है, A को 2, K 3, H 4, S 5। यानी जब आप इसको रिवर्स में चेंज करेंगे तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसका बनेगा जब वो मीनिंगफुल बन जाएगा। जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बी पार्ट। अब वो बी पार्ट जो है वो कौन सा वर्ड बन जाएगा, वो बन जाएगा, पहले 5 आपको लिखना है तो 5 S में आता है, फिर 4 लिखना है तो 4H आता है, उसके बाद 2 जब लिखेंगे तो A आता है, उसके बाद 1 जो लिखेंगे तो R आएगा, उसके बाद 3 जो लिखेंगे तो वो बन जाता है K, यानी वो बन जाता है शार्क। ये आपका वर्ड बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी और वर्ड मीनिंगफुल नहीं बनेगा इसका। तो यही इसका सही आंसर है, बी पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। Which of the following assumption is not correct in case of प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। जो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है उसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यानी एक करेक्ट नहीं है, बाकी 3 करेक्ट होंगे। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, बी पार्ट करेक्ट नहीं है। वेरिएबल्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अगर नॉर्मली नहीं है तब भी हम उनको कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अब जो बाकी 3 बचे हुए हैं वो सही है, उनको भी हम एक बार रीड कर ताकि हमको रिवीजन हो जाएगा। तो पहला कहता है वेरिएबल्स शुड हैव मेजरमेंट ऑन इंटरवल स्केल। जब वेरिएबल्स इंटरवल स्केल पर बेस्ड होंगे तब भी हम उसको प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं। और सी पार्ट कहता है बोथ वेरिएबल्स शुड बी कंटिन्यूस। जब दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस होंगे तो तब हम उसको प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज़
कर सकते हैं। और डी पार्ट कहता है बोथ वेरिएबल्स शुड बी लीनियरली रिलेटेड। दोनों वेरिएबल लीनियरली रिलेटेड जब होते हैं तब हम उसको कोरिलेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स को आपस में क्वाड्रेटिक रिलेशन है या क्यूबिक रिलेशन है तब हम उस टाइम कोरिलेशन यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है इसमें। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। सपोज द टीचर कम्स लेट एवरी डे देन यू। अगर टीचर हर रोज़ लेट आता है तो आप क्या करेंगे? आपका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पर आपको उसका आंसर कर देना है। इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो एक है, वो ए पार्ट है, यानी विल एडवाइस हिम टू कम इन टाइम। आप उसको एडवाइस करेंगे कि आप टाइम पर आ जाएंगे। अगर हम बाकी ऑप्शन को कंसिडर करेंगे उसमें क्या कहा गया है, विल इंसल्ट हिम इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर्स। अगर आप उसको बाकी टीचर के सामने उसको इंसल्ट करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ही खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल के आ जाएगा। हमेशा टीचर का काम यही होता है या प्रिंसिपल जो होता है उसका काम यही होता है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, ना कि प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आप इस दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करेंगे इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, सोल्यूशन नहीं निकल कर आएगा। अगर आप सी पार्ट देखते हैं, विल इन्फॉर्म द स्कूल इंचार्ज। अगर आप स्कूल इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देंगे तो इससे भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल के आ जाएगा। ये भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन अगर पहले वाले ऑप्शन से काम नहीं आ जाता है, यानी पहले आपको टीचर को एडवाइस करना है कि आप टाइम पर आ जाएंगे, अगर वो एडवाइस नहीं मानता है उसके बाद आपको हार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है, जो ये है कि जब आप इंचार्ज को बता देंगे तो ये लास्ट ऑप्शन होता है, पहले ही ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप डी पार्ट देखेंगे, विल स्प्रेड इट अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स के बीच में इस बात को फैलाएंगे या पेरेंट्स के बीच में इस बात को फैलाएंगे तो इससे भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सोल्यूशन इसका नहीं निकल कर आएगा। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन है पार्ट नंबर 1। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। बिफोर बिगिनिंग टीचिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी टेस्टेड सो दैट। टीचिंग शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो। क्यों चेक करते हो इसका आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। क्या इसका बेस्ट आंसर रहेगा? इसका बेस्ट ऑप्शन है बी पार्ट। वो क्या है, टीचर कैन अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। यानी जब वो उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में क्वेश्चन करेगा, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा, तभी एक टीचर को अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट्स को कहाँ पर डिफ़िकल्टी है, क्या उनको समझ में आया है और क्या उनको समझ में नहीं आया है, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको समझा पाएगा। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना टीचिंग मेथड भी चेंज कर सकता है, अपना मटेरियल चेंज कर सकता है और उनको समझाने की कोशिश करेगा। अगर हम बाकी ऑप्शन इसमें देखेंगे, पहला क्या है, स्टूडेंट्स शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। यानी वो इसलिए ये करता है ताकि वो क्लास में शोर नहीं करेंगे, यही उसका मकसद नहीं होता है। प्रीवियस नॉलेज इसके लिए चेक नहीं की जाती है। तो तीसरा हम देखते हैं सी पार्ट, टीचर कैन पास सम टाइम। यानी वो इसलिए उनसे कुछ क्वेश्चन करता है, उनसे प्रीवियस नॉलेज चेक करता है ताकि वो वहाँ से भी कुछ टाइम निकालेगा। तो सिंपल बात यह है कि ये ऑप्शन इसका हो ही नहीं सकता। ये टीचर का काम नहीं है कि वो टाइम को पास करे, उसका काम यही होता है कि ऐसे वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे और किस तरह से वो उनको अच्छे से समझा पाएगा, ये उसका बेस्ट मकसद होता है। अगर हम डीपर देखेंगे, स्टूडेंट्स कैन सेटल डाउन। यानी वो क्या वो इसलिए क्वेश्चन करता है ताकि वो जो स्टूडेंट्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, खामोश से बैठ जाएंगे, नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करता है। वो इसलिए क्वेश्चन करता है ताकि उसको पता चल जाएगा कि बच्चों के अंदर कितनी नॉलेज है और कहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए और किस तरह से मुझे उनको पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर रहेगा बी पार्ट। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। द फोकस इन सर्व शिक्षा अभियान जो SSA सिक्किम लॉन्च की गई थी 2000 में, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस ए पार्ट है, यानी यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। यानी सारे बच्चों के अंदर यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए, ये उसका बेसिक मकसद था। अगर हम इस पर भी बाकी ऑप्शन देखेंगे, बी पार्ट कहता है सिंगल ट्रेनड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, इसका उसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। सी पार्ट देखते हैं इंक्रीज एनरोलमेंट। इंक्रीजिंग एनरोलमेंट एक मकसद था जब सिक्किम लॉन्च की गई थी मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन SSB का ये बेसिक मकसद नहीं था। तो ऑल ऑफ दम भी नहीं इसमें आ जाएगा।
तो बेस्ट आंसर इसका ए पार्ट है कि यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। IBM launched its first personal computer called IBM PC in 1981. It had chips from Intel, disk drives from Tandon, operating system from Microsoft, the printer from Epson, and the application software from everywhere. Can you name the country which contributed the video display? उस कंट्री का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर डी पार्ट है, ताइवान। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। Attitude towards teaching profession is considered to be the measurement on, जो टीचिंग प्रोफेशन की ओर से एटीट्यूड है उसको कैसे मेजर किया जाता है, किस स्केल के बेस पर उसको मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर सी पार्ट है, इंटरवल स्केल। उसके बाद चलेंगे हम 23rd क्वेश्चन पर। नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर इज है, जो नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर होता है वो क्या होता है। सी पर इसका आंसर है कंप्रोमाइज बिटवीन परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 2010 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको UNCCC भी कहा जाता है, वाज हेल्ड इन। ए पार्ट इसका सही आंसर है मैक्सिको। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 कहता है टीचिंग इज, टीचिंग क्या है, तो इसका आंसर है डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी टीचिंग साइंस भी है, टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग मॉरली लेडन एक्टिविटी भी है, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। इन केस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड द चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आर, जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है उसमें जो चांसेस होते हैं हर एक के होने के, वो क्या है, क्या वो डिफरेंट चांस होते हैं, क्या वो नॉट सेम होता है या नॉट डिफरेंट होता है या नन ऑफ द अबव। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे पहले आंसर करने से पहले, जो पहला ऑप्शन है डिफरेंट और नॉट सेम, डिफरेंट और नॉट सेम ये एक ही बात है। अगर आप डिफरेंट आंसर करोगे तो नॉट सेम भी आएगा, अगर आप नॉट सेम आंसर करोगे तो डिफरेंट भी आंसर आ जाएगा। ये दो अलग अलग वर्ड्स में एक ही आंसर इसको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, वो नॉट डिफरेंट है यानी सेम है। यानी जब भी आप रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हो तो उस केस में हर एक आइटम, जो भी वहाँ पर आइटम्स होते हैं, जब भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट होने के चांसेस सेम होते हैं, या कि हम कह सकते हैं नॉट डिफरेंट होता है। तो यही इसका आंसर है सी पार्ट। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स yields a line perpendicular to x axis, there will be, कहता है कि जब दो वेरिएबल्स की हम रिलेशनशिप को लाइन ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं और अगर वहाँ पर ग्राफ ऐसा बन जाता है कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बन जाती है एक्स एक्सिस पर, यानी इस तरह से जो ग्राफ पेपर होता है, ये आप जानते हैं, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस और इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अगर लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे। आंसर डी पार्ट है जीरो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी जब जीरो कोरिलेशन होती है तब लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस को। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, किस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो आंसर सी पार्ट है 5 जून। उसके बाद 29 क्वेश्चन। इन मोस्ट IBM PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स द CPU, द डिवाइस, ड्राइवर्स, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बोर्ड, उस बोर्ड को हम क्या कहते हैं जिस पर ये सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। ए रिसर्चर मेजर्ड अचीवमेंट्स एंड इंटेलिजेंस ऑफ a sample and calculated their standard deviation respectively. If the standard deviation of both the achievement and intelligence were zero, the correlation between achievement and intelligence would be, अचीवमेंट और इंटेलिजेंस के बीच में एक रिसर्चर रिसर्च करता है, उनको मेजरमेंट करता है और इसमें उसने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया।
अगर अचीवमेंट और इंटेलिजेंस के बीच में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0 आ गया, तो आप बता दीजिए कि कोरिलेशन का वैल्यू क्या होगा उस केस में। तो सिंपल आंसर 0 है, कोरिलेशन भी वहाँ पर 0 होगी। ये 0 कैसे होगा? देखो, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की फार्मूला याद है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल की जब हम निकालते हैं वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एन। और इस तरह से अगर हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर वेरिएबल वाई, वो भी इसके बराबर होता है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाए। यहाँ पर आता है वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यानी ये डिविएशन होता है फ्रॉम मीन, फिर उसका स्क्वायर करना होता है। और इस तरह से जब हम निकालते हैं फिर आर का वैल्यू, तो आर किसके बराबर होता है? आर इक्वल होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, यही होता है। तो जब हमें क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 0, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों की 0 है, एक्स वेरिएबल भी और वाई वेरिएबल भी, यहाँ एक्स और वाई क्या है? इंटेलिजेंस और अचीवमेंट, तो हम कहेंगे कि एक्स वेरिएबल के लिए भी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है और वाई वेरिएबल के लिए भी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है। तो इसका मतलब जो ये डिविएशन है यानी एक्स माइनस ये भी 0 है और y माइनस वाई बार ये भी 0 है, तो r का वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x माइनस एक्स बार ये 0 है और y माइनस वाई बार भी 0 है, और 0 इंटू 0 जब करेंगे वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 कहता है रैम इज़ नोन एज, रैम को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। क्यों? क्योंकि रैम का फुल फॉर्म जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर रीड एक्सेस मेमोरी लिखा गया है, यहाँ पर ये इसलिए गलत है, इसलिए इसको नन इज़ करेक्ट आएगा। उसके बाद 32 पर चलेंगे। यू स्पेंड लेजर टाइम इन, आप किस में लेजर टाइम स्पेंड करते हो? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है रोमिंग, गॉसिपिंग, डूइंग हाउस होल्ड वर्क, सेल्फ स्टडी, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि लेजर टाइम अगर हम बात करेंगे एक टीचर की, उसके पास जो लेजर टाइम है वो किसी भी चीज़ में वो सर्व कर सकता है। कोई चाहे तो वो सेल्फ स्टडी में सर्व कर सकता है, कोई अपना घर का काम भी कर सकता है, या कोई गॉसिप भी कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टीचर को लेजर टाइम में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है या कोई और काम करना है, ये कोई रूल नहीं है और कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं हम मान सकते हैं, ये अलग अलग हैबिट पर डिपेंड करता है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। The word that gives the correct meaning of the word in a capital letter, यहाँ पर जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया गया है एक्सक्रूशिएटिंग, आपको बताना है कि इसका एक्यूरेट माने क्या आएगा, जो कि ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ए पर इसका आंसर है सीवियर। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। सपोज ए रिसर्चर असेस्ड फ्रस्ट्रेशन ऑफ 200 क्लास 10 students. He computed standard deviation and it was found to be 10. Now each score was increased by 5 times and again standard deviation was computed. The new value of standard deviation will be, जो रिसर्चर है वो 200 10th क्लास स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च करता है और वहाँ पर वो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करता है। तो उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है पहले वो 10 के बराबर आता है। फिर क्वेश्चन कहता है कि अब उसने हर एक आइटम को, जो भी उसके पास नंबर्स थे, उसने उनको 5 टाइम्स किया। 5 टाइम्स का मतलब है कि 5 इंटू किया, यानी हर एक एक्स वेरिएबल को उसने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब आपको बताना है कि जो नया स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा वो क्या आएगा, क्या वो इक्वल टू 10 आएगा या मोर देन 10 आएगा या लेस देन 10 आएगा। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की एक प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट स्केल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑरिजिन चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप स्केल चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन पर चेंज आएगा, उस पर फर्क आएगा। अगर आप इंक्रीज करते हो तो वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप डिक्रीज करते हो तो वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसको ये पता नहीं है उसके लिए हम कहेंगे कि
चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब यह है कि अगर आप हर एक आइटम को कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, उसका मतलब है चेंज ऑफ ऑरिजिन। तो अगर आप हर एक आइटम को कुछ या कोई नंबर ऐड करते हो या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा जो कि पहले ही था। लेकिन अगर आप स्केल चेंज करते हो, स्केल का मतलब यह है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उस टाइम पर वो नॉट इंडिपेंडेंट है, यानी वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमने 5 टाइम्स किया, यानी हमने 5 मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो हमने स्केल चेंज किया, जब हमने स्केल चेंज किया तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमने डिवाइड किया होता तो ये कम हो जाएगा। तो जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा, पहले 10 था, अब 10 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो, इक्वल टू 10 तो नहीं आएगा, मोर देन 10 यही आएगा, लेस देन 10 तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था चिपको मूवमेंट? सब जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड आउट द सिनोनिम रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि आप साइनोनिमस रिलेशनशिप देख लीजिए। जब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये वर्ड देखते हैं साइनोनिम, तो वो सोचते हैं कि शायद हमको वर्ड का साइनोनिम देखना है। हमको वर्ड का साइनोनिम नहीं देखना है, हमको साइनोनिम रिलेशनशिप देखना है। अब इसका क्या मतलब है? साइनोनिम रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हमें सेम रिलेशनशिप देखनी है। सेम रिलेशनशिप मतलब कि जो पहले ही वर्ड दिया गया है, यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप बनती है, सेम वही रिलेशनशिप हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में भी ढूंढनी है। तो पहले जो वर्ड दिया गया है, इसमें कौन सी टाइप की रिलेशनशिप है? इसमें अपोजिट वाली रिलेशनशिप है। तो अगर पहले वाले में अपोजिट रिलेशनशिप है तो हमें सेम टाइप की रिलेशनशिप देखनी है। तो इसका मतलब हमें नीचे ऑप्शन में भी अपोजिट रिलेशनशिप देखनी है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अपोजिट रिलेशनशिप है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर कहा है एडवांस, और इसका जो आंसर दिया है रिट्रीट। एडवांस का मतलब है आगे जाना और रिट्रीट का मतलब है पीछे आना। अब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सेम ऐसी रिलेशनशिप है? पहला ही ऑप्शन जो है फ्रंट बैक। फ्रंट का मतलब है आगे जाना, बैक का मतलब है पीछे जाना। तो ये साइनोनिमस रिलेशनशिप हो गई एज सेम एज जो कि पहले गिवन वर्ड दिया गया था। अब अगर आप बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे, बी पर कहता है सिंक डाउन। सिंक और डाउन ये दो वर्ड साइनोनिमस, हमको अपोजिट देखने हैं अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में वर्ड्स दिए गए थे। तो ये तो नहीं आएगा। फॉर इन ये भी अपोजिट नहीं है। पीस फियर ये भी अपोजिट्स नहीं है और ना तो ये सिनोनिम है। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर सही आता है जो कि ए पार्ट है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन? इनमें से कौन है जो कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जिसको हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं? वो है सिंपल शॉर्ट केस स्टडी। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। द कोपनहेगन समिट वाज रिलेटेड टू, किस चीज़ से ये समिट रिलेटेड थी? इसका आंसर ए पार्ट है एनवायरमेंटल इशूज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, रमन इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, किस ईयर में रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड किया गया था? ए पार्ट का सही आंसर है 1928। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। द रैंक ऑफ आमिर इज 26 आउट ऑफ 42 स्टूडेंट्स in a class and Rahil is 8 places ahead of Amir. What is the rank of the Rahil from the last place? यहाँ पर कहा जाता है कि जो आमिर है उसको उसकी जो रैंक है, आमिर की रैंक क्या है? वो 26 रैंक है। टोटल कैंडिडेट्स 42 है। वहाँ पर एक और कैंडिडेट है जिसका नाम है राहिल। राहिल की रैंक 8 आगे हैं आमिर से। अगर आमिर की रैंक 26 है तो राहिल इससे 8 आगे हैं, यानी पहले है। तो 8 26 में से कम कर दो तो उसकी रैंक क्या आएगी? उसकी रैंक आएगी 18th, यानी ये रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग है, जिसको हम कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट। अब क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ राहिल फ्रॉम द लास्ट प्लेस, यानी ये लेफ्ट रैंक है। हमें क्वेश्चन कहता है कि आप राहिल की रैंक बता दीजिए लेकिन फ्रॉम लास्ट, यानी जिसको हम कहेंगे फ्रॉम राइट। हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने फार्मूला एक आपको बताई, वही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। यानी जब हमारे पास किसी भी बंदे की एक रैंक दी होगी और टोटल भी दिया होगा तो हम उसकी दूसरी रैंक
इजी वे से निकाल लेते हैं। वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। यहाँ पर टोटल हमको पता है, यहाँ पर टोटल 42 कैंडिडेट्स हैं। उसमें से जो राहिल है उसकी लेफ्ट रैंक हमको पता है 18 है, प्लस राइट रैंक हमको निकालने है -1 करेंगे। अब ये 18 यहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी 42 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 1 भी शिफ्ट करेंगे, 1 यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा R यानी राइट रैंक ऑफ राहिल। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 42 में से आपको जब 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 रहेगा, लेकिन एक वापस ऐड करना है तो कितना बन जाएगा? 25। तो इसका मतलब जो राहिल है उसकी रैंक फ्रॉम द राइट साइड कितना आएगा? 25। अब ऑप्शन में से देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जहां पर 25 लिखा है, तो ए पर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। मिनीमेटा एपिडेमिक दैट कॉज्ड 1000 डेथ इन जापान इन 1965 occurred ड्यू टू पोल्यूशन इन वाटर। वाटर में जब पोल्यूशन हुआ था मिनीमेटा डिजीज़ की वजह से बहुत सारे लोग मरे थे। आपको पता है कि मिनीमेटा डिजीज़ किस वजह से होती है? आंसर बी पार्ट है मरकरी। मरकरी से मिनीमेटा डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड? जो पर्सनल कंप्यूटर्स में ये सारी चीज़ें एक बोर्ड पर लगी हुई होती है, उस बोर्ड को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। आंसर सिंपल है, बी पर इसका आंसर है यानी मदरबोर्ड। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43। द पोजिशंस ऑफ हाउ मनी डिजिट्स इन द नंबर, यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट्स विद इन द नंबर और रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इस नंबर को रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको बताना है कि उसमें से कितने नंबर्स ऐसे होंगे कि जिनकी पोजीशन सेम रहेगी, यानी उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको लिखेंगे तो इसका नंबर ऐसे बन जाएगा 9 8 6 5 4 3 2 1। तो ये नंबर्स हैं। अब आप देखिए कि कितने नंबर्स चेंज हो गए। लास्ट में जो 6 था यहाँ पर 1 है तो ये चेंज हो गया है। फिर सेकंड लास्ट 2 था तो ये सेम है। उसके बाद थर्ड लास्ट 3 था तो ये सेम है। फोर्थ लास्ट 4 है तो ये सेम है। फिफ्थ लास्ट 5 है तो ये भी सेम है। फिर 1 है और यहाँ पर 6 है, ये नहीं है। फिर 9 यहाँ पर 8, फिर 8 यहाँ पर 9। तो सेम कितने हैं? सिर्फ सेम यहाँ पर है, यानी इतने नंबर्स 1 2 3 4, यानी टोटल 4 डिजिट्स कॉमन है, यानी आंसर डी पर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। व्हाट इज़ मीन्ड बाई डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? आंसर बी पर है विच इज़ असाइनड वन एंड ओनली वन टास्क, यानी जिसको सिर्फ एक टास्क दिया जाता है उसको हम कहते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पर। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ योर प्रायोरिटी फॉर टीचिंग प्रोफेशन? टीचिंग प्रोफेशन के लिए आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? सी पर इसका सही आंसर है वर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। टीचर का यही काम होता है कि वो सोचेगा इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, दोनों की डेवलपमेंट होनी चाहिए और ये बेसिक एम होना चाहिए एक टीचर का। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। एजुकेशन शुड बी मेड सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज देन, क्यों एजुकेशन को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए? आंसर ए पर इसका सही है स्टूडेंट्स विल टेक एजुकेशन सीरियसली, तब वो सीरियसली एजुकेशन को हासिल कर लेंगे। 46 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मैन दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस? कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है? बी पर इसका आंसर है लंबरिंग। उसके बाद 48 क्वेश्चन। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिसर्च वाज टू स्टडी द मीनिंग अटैच्ड टू ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय द पार्टिसिपेंट्स, द मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी। इसके लिए हम कौन सा टाइप का रिसर्च यूज़ करेंगे? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। A computer program that converts an entire program into machine language is called, जो कि पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करता है into machine language, उसको हम क्या कहते हैं? उसका आंसर कंपाइलर। उसके बाद 50 क्वेश्चन। A small or intelligent device is so called because it contains within इट ए, यानी एक स्मॉल जो डिवाइस है उसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सेंसर्स हुए होते हैं।
उसके बाद यह हमारे पैसेज दिया गया है और उस 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 55 तक। तो ये पैसेज हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार पूरा पैसेज स्क्रीन पर नहीं आता है और हमको बार बार उसको बैकअप करना पड़ेगा। तो अगर आप इस पेपर को चाहते हैं PDF फाइल में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर ये टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में ये पेपर सेंड करूँगा और आप इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम आंसर भी इन क्वेश्चन 5 का नहीं देखेंगे क्योंकि अगर हम पहले ही इसका आंसर देखेंगे तो फिर पैसेज सॉल्व करने का मतलब नहीं रहता है। आप इसको खुद ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। बेटर रिवर प्लानिंग एज मैंशनड हेयर हैज़ लेड टू, इसका आंसर बी पर है, चॉकिंग ऑफ वर्ल्ड्स रिवर बेसिन विद डैम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोबेबली द फर्स्ट डैम बिल्डर्स, डी पर इसका सही आंसर है फार्मर्स ऑफ मेसोपोटामिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एंटी डैम स्ट्रगल्स, तो इसका आंसर डी पर है, दे मे बिकम सिम्बल्स ऑफ फाइट अगेंस्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, which among the following countries added the most number of dams to its existing ones within 40 years after 1949, सी पर इसका सही आंसर है चाइना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, डैम बिल्डिंग इज, इसका आंसर बी पर है, एन ओल्ड फिनोमिनन। दोस्तों ये था JK सेट 17-18 पेपर। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।